ओके जी, तो आज मैं लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था यूजिंग प्री ट्रेन्ड वेट्स, जिसको हम ट्रांसफर लर्निंग भी कहते हैं। आपको पता है कि जब भी हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो असेंशली वो एक रिप्रेजेंटेशंस जो है वो लर्न कर रहा होता है। तो डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स की एक खास बात ये है कि इसमें आप न्यूरल नेटवर्क्स को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यूजुअली आप क्या करते हैं कि आपके पास एक प्री ट्रेन्ड नेटवर्क, जो आपने बहुत सारे इमेजेस जो हैं उन पे, फॉर एग्जांपल एक लार्ज डाटा सेट पे आपने ट्रेन किया। एक लार्ज डाटा सेट की एग्जांपल जो है वो इमेज नेट है। जैसा कि मैंने बताया था कि इमेज नेट में हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन इमेजेस हैं जिसपे इमेज नेट के मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन होते हैं। तो अगर ये ओरिजिनल डाटा सेट जो है ये लार्ज इनफ और जनरल इनफ हो, तो जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ CNN है वो ऐसे फीचर्स लर्न करती हैं जो तमाम इमेजेस के लिए जेनेरिक होते हैं। इसका मतलब है कि हम उन इमेजेस को विजुअल वर्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस किस्म का नेटवर्क जो है इट कैन प्रूव यूजफुल फॉर मैनी डिफरेंट कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स, जैसे कि कैट नॉन कैट की क्लासिफिकेशन है, फर्नीचर की क्लासिफिकेशन है, या जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट जो है इसको देखेंगे कि किस तरह के क्या प्री ट्रेन्ड नेटवर्क जो है उसको यूज करने से हमें कोई फायदा होता है, और दूसरा ये कि प्री ट्रेन्ड नेटवर्क को हम किरास में किस तरह यूज कर सकते हैं, और तीसरा ये कि ट्रांसफर लर्निंग जो है इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती है। पहली ऑप्शन को हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। इस केस में हम सिंपली जो कॉन्वोल्यूशनल बेस है, अच्छा पहले हम एक किसी भी ट्रेन्ड नेटवर्क को दो हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन सारा जो है वो कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूल लेयर से बना होता है किसी भी नेटवर्क का, और आखिर में हमारे पास कुछ फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं जो क्लासिफिकेशन करती हैं या जो भी प्रिडिक्शन है वो करती हैं। तो ये जो कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूल वाला पार्ट है इसको हम आज की डिस्कशन में कहेंगे कि ये हमारा कॉन्वोल्यूशन बेस है। ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो फुली कनेक्टेड पार्ट है, जो क्लासिफिकेशन करता है, इसे हम कहेंगे जी कि ये हमारा फुली कनेक्टेड बेस है। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं किसी भी पिक्चर से, वो कॉन्वोल्यूशनल बेस की जॉब होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई प्री ट्रेन्ड नेटवर्क है तो आप उसका कॉन्वोल्यूशनल बेस जो है उसे एज अ फीचर एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, और उसके नीचे कोई भी आउटपुट लेयर इंस्टॉल करके आप अपना एक नया मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर यूजेज ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। एक दूसरा यूज जो है उसे हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में हम पूरे का पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस जो है उसे यूज नहीं करते एज इट इज। हम पहले कॉन्वोल्यूशनल बेस के साथ जो हमारा फुली कनेक्टेड पार्ट है उसे थोड़ा सा ट्रेन कर लेते हैं। इसकी मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा जब हम कोड डिस्कस कर रहे होंगे। और उसके बाद हम दरमियान की जो लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशनल बेस की, उनके वेट्स को भी फिर अपडेट करते हैं, और इस तरह फिर हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपना नेटवर्क जो है उसे फाइन ट्यून कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब स्टोरी मैं इधर क्लोज करता हूँ और अब कोड पे आते हैं और साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं, वरना इस स्टोरी शायद बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी। ओके, सो ये वही SVHN है जो मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया था, और ये जो आपके सामने कोड विंडो है ये गूगल कोलैब की है। आपको ओपन तो सबको करनी आती होगी, तो आज हम इसका यूजेज सीखेंगे। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये दो लाइन ऑफ कोड्स।
अगर आपने अपनी गूगल ड्राइव में से कोई भी फाइल्स यूज करनी है तो आपको पहले अपनी गूगल ड्राइव माउंट करनी पड़ेगी। तो गूगल ड्राइव की माउंटिंग के लिए, अच्छा इसके अलावा भी और तरीके हैं, पाई ड्राइव या कुछ और, लेकिन वो मैंने देखा था वो बड़े मुश्किल तरीके हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है और इसका फायदा ये है कि इसके बाद आपको पूरी ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी। आप एक एक फाइल के लिए आप कोड एक्सट्रैक्ट करके डाल डाल के आपको इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप आसानी के साथ अपनी ड्राइव एक्सेस करना चाहते हैं तो दिस इज द वे टू गो। तो जब आप इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो गूगल आपसे एक अथेंटिकेशन मांगेगा कि क्या ये ड्राइव आप ही की है, तो लेट्स एग्जीक्यूट। अच्छा उससे पहले आप चूंकि रन टाइम में जीपीयू यूज करना चाहते हैं तो आप पहले चेंज रन टाइम टाइप करेंगे। इधर आपके पास अवेलेबल है कि आपको एक्सेलरेटर कौन सा चाहिए, नन चाहिए, जीपीयू चाहिए या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। तो हम जीपीयू यूज करेंगे, लेकिन एसेंशियली ये जो टीपीयू है, सॉरी ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, ये गूगल की नई टेक्नोलॉजी है जो डीप लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आप टीपीयू भी यूज कर सकते हैं, जीपीयू भी, लेकिन एसेंशियली आपने ज़हन में रखना है कि ये दोनों एक्सेलरेटर है। तो मैंने इधर जीपीयू सेलेक्ट किया है, आप भी अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमें रन टाइम मिलेगा उसमें हमारे पास सीपीयू भी होगा और उसमें हमारे पास जीपीयू भी होगा। लेकिन अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ सीपीयू होगा और हो सकता है कि आपका कोड जो है उसे चलने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। सो नाउ वी हैव जीपीयू एक्सेलरेशन। तो अब हम इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अपनी ड्राइव माउंट करनी है। ओके जी, सो नाउ वी हैव द रन टाइम। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये यूआरएल है। इस यूआरएल पे आपको एक ऑथराइजेशन कोड है, आपने अपना पासवर्ड देना है और फिर आपको एक कोड मिलना है। वो कोड ला के आपने इस एंटर योर ऑथराइजेशन कोड वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्लेस करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक इट एंड फेच माई कोड। तो अब हमने इसको इधर से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद वापस हम कोलैब में जाएंगे और इधर उसे प्लेस कर देंगे, कंट्रोल वी एंड एंटर। और जब ये हमारा स्टेप कंप्लीट होगा तो इसके बाद अब हमें पूरी हमारी जो ड्राइव है वो हमें अवेलेबल है। ओके, सो नाउ वी हैव द ड्राइव। अब हमें ड्राइव में से कोई भी फाइल लेनी है तो आप ये फाइल्स देख रहे हैं, इस फाइल में जाएं। इसमें आपको ये पूरी ड्राइव नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने SVHN जो है ना वो लेना है, तो मैं ड्राइव में ढूंढूंगा मैंने किधर रखा है, माई ड्राइव। माई ड्राइव में मैंने रखा था उसे कोलैब डाटा में। अब ये देखें यहाँ आपको पूरी ड्राइव। अब इस पर्टिकुलर फाइल का आप पाथ जो है ना वो भी कॉपी कर सकते हैं। आपको जुबानी याद रखनी है, तुक्के लगाने की जरूरत नहीं कि क्या पाथ होगा। तो मैं सिंपली एक पाथ कॉपी कर लूंगा और उसके बाद इसी पाथ को मैं यूज कर दूंगा अपने कोड में। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो देता हूँ कि ये पाथ है जो मैंने इधर डाला हुआ है। तो ये पाथ मुझे कॉपी करके मिल गया। अब मुझे एस्टिमेट्स लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका पाथ क्या होगा। सो दैट इज हाउ यू गेट द पाथ ऑफ योर डेटा सेट्स। अच्छा, ये SVHN का डेटा सेट जो है ये मैंने पहले थोड़ा सा प्री प्रोसेस करके अपने पास रखा हुआ है। तो यूजुअली ये आपको मैट फाइल्स में मिलता है, लेकिन मैंने मैट फाइल से इसको H5 फाइल में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि ये सिंगल फाइल होती है और आपको याद होगा कि हमेशा मैं H5 फाइल्स में अपना डेटा सेट जो है वो कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो एसेंशली मैं SVHN से अब अपना डाटा जो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक्सट्रेन है, एक्सटेस्ट है, वाई ट्रेन है, वाई टेस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ओवरऑल डाटा सेट जो है उसकी शेप क्या है और उसके बाद मैं आपको इसमें से कुछ इमेजेस दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस्म के डेटा से हमारा वास्ता पड़ रहा है। लेट्स सी। फिर हम देखेंगे कि क्या फाइन ट्यूनिंग जो है उसका रिजल्ट जो है एज कंपेयर टू मॉडल फ्रॉम स्क्रैच एंड एज कंपेयर टू मॉडल फ्रॉम फीचर एक्सट्रैक्टर कैसा रिजल्ट है उसका। ठीक है, तो अभी हमारा ये स्क्रैच का नेटवर्क जो है हम यूज करें, ये थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग है। ये आप लोगों को आइडिया होगा कि ये मैं इसको 255 पर डिवाइड किया और उसके बाद
ये आपको पता ही है कि हम जब उसको वन हॉट एनकोडिंग जो है उसमें, अच्छा इस डाटा सेट में जो लेबल्स थे ना उसमें वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक है, लेकिन हम वन हॉट इनकोडिंग जो है उसमें 0 से 9 तक इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि पाइथन 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है कि जितने टेंस है ना उनको मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया। तो ये पीस ऑफ लाइन क्या कर रही है कि टेंस को 0 से रिप्लेस कर रही है। इसकी वजह यह है कि जितनी भी आप अगर 10 वाले पिक्चर्स अगर देखेंगे तो वो आपको एक्चुअली 0 वाली पिक्चर्स नजर आएंगी। तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया, तो आप भी अपने एंड पे वेरीफाई कर लें। तो अब इस पॉइंट के बाद हमारे पास लेबल्स जो है वो 0 से 9 तक है, उसमें 10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेंज के बाद ये हमारे ओवरऑल जो डाटा सेट के हालात हैं कि ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, और अब हमारे पास लेबल जो है ये वन हॉट एनकोडिंग में है, और वैल्यू की रेंज जो है वो 0 से 9 तक। ओके जी, ये वही हमारा पुराना नेटवर्क है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं की, ये एज इट इज मैं इस नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू सी कि ये नेटवर्क कैसा परफॉर्म करता है। ये वही सिंपल नेटवर्क है विदाउट मैक्स पूलिंग, जिसमें हमने स्ट्राइड्स के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको रिड्यूस किया था। तो आखिर में हमारे पास सॉफ्ट मैक्स क्लासीफायर है, क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। ये हमारे पास नेगेटिव लॉग लॉस है, ये हमारे पास सिंपल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है जो हमने स्टडी किया था, एंड दैट्स आवर टोटल मॉडल इज। तो हम इसकी समरी देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये वैसे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये 14 by 14 होगा, उसके बाद 5 by 5 होगा, उसके बाद 3 by 3 होगा, उसके बाद 1 by 1 होगा, 14 5 3 1। उसके बाद जब फ्लैटन होगा तो हमारे पास ये 2 डेंस लेयर है। अच्छा, अब इस नेटवर्क में जो मैं कॉन्वोल्यूशन बेस कह रहा था ना, ये हमारा कॉन्वोल्यूशन बेस है, और ये हमारा फुली कनेक्टेड बेस है। ठीक है, तो अब जब भी मैं कॉन्वोल्यूशन बेस कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी इमेजेस से फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्वोल्यूशन बेस कर रहा है, और जो उन फीचर्स की बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है क्लास को कंसिडर करते हुए वो ये वाला पोर्शन कर रहा है। तो यूजुअली हम प्री ट्रेन्ड सीएनएन में इस पोर्शन को रीयूज करते हैं। ये जो ये पोर्शन है हमारा यानी फुली कनेक्टेड बेस जो है, इसे हम रीयूज इसलिए नहीं करते कि इसमें इंतहाई क्लास स्पेसिफिक यानी आउटपुट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हमारी आउटपुट डिफरेंट है, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर हम कैट नॉन कैट की जगह अगर हम फर्नीचर में चेयर या टेबल आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लेयर्स हैं इनके वेट्स फिर हमारे लिए सॉर्ट ऑफ यूजलेस होंगे। तो इसलिए हम हमेशा कॉन्वोल्यूशनल बेस जो है उसे रीयूज करते हैं, आउटपुट बेस जो है उसे रीयूज नहीं करते। ओके, सो लेट्स ट्रेन इट। अच्छा, ये सारे नेटवर्क जो है ये मैं 20 इपॉक्स के लिए ट्रेन करूंगा ताकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी हो सके। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेनिंग डाटा है, ये ट्रेनिंग लेबल्स हैं, ये हमारी वैलिडेशन स्प्लिट है, ये नंबर ऑफ इपॉक्स हैं, एंड ये लेट्स ट्रेन इट। पूछ लो बेटा। तो सर ये आप ये जो ट्रांसफर लर्निंग के अंदर जो प्री ट्रेन मॉडल होते हैं और जो आप मॉडल अभी ट्रेन करने जाते हैं जिसमें वो आप वेट्स यूज कर रहे हैं, आप इन दो प्रॉब्लम्स के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? हमें कैसे पता चलेगा दो प्रॉब्लम सिमिलर है? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा हम डिस्टेंस? एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो ट्रांसफर लर्निंग में और एक टर्म यूज होती है मेटा लर्निंग, जिसमें आप लर्निंग टू लर्न, जिसमें खुद लर्न कर रहा हो, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम ही लग रही हैं। मेटा लर्निंग आपने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको दे, आपने क्या रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ा है? मेटा लर्निंग में आपकी क्या यस अंडरस्टैंडिंग है सर। मेटा लर्निंग? रीइंफोर्समेंट सर लर्निंग मेरी जैसा मैंने अर्ज किया था उसमें हमारे पास वही ना वो एक्शंस जो है ना, सेट ऑफ एक्शंस होता है। अब ये जो प्री ट्रेन्ड यस मॉडल सर। है ना, ये प्री ट्रेन्ड मॉडल हमारे पास किसी एक डोमेन का, जैसे अब मुझे पता है कि जो CNN मैंने यूज करना है वो इमेजेस पे ट्रेन है, तो इसका मतलब है कि मेरा विजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उस पे इमेज नेट का ट्रेंड मॉडल यूज कर सकता हूँ। लेकिन
अगर मेरा प्रॉब्लम जो है वो स्पीच आइडेंटिफिकेशन का है, या मेरा प्रॉब्लम जो है वो म्यूजिक जनरेशन का है, या मेरा प्रॉब्लम सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन का है, या मेरा प्रॉब्लम डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस का है, तो फिर मैं इमेजेस वाला प्रॉब्लम जो है ना, इमेजेस वाला मॉडल जो है वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये डोमेन्स बिल्कुल फर्क है। तो मैंने वही स्टार्ट में अर्ज किया था कि जब एक नेटवर्क यानी सीएनएन जो है आप सफिशिएंटली बिग एंड सफिशिएंटली जेनेरिक डाटा पे ट्रेन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पता है ना कि स्टार्ट की लेयर जो है वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न करती है, जैसे डायगोनल एज किधर है, हॉरिजेंटल एज किधर है, और सर्कल किधर है, कर्व किधर है। तो ये फीचर तो तकरीबन हर इमेज में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कॉन्वोल्यूशनल बेस को इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो विजुअल वर्ड को सिंपल से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की बेस में लर्न कर चुका है, अब हम सिर्फ उसकी लर्निंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही जो मॉडल इमेज नेट पे ट्रेंड है, ये हम स्पीच में नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीच तो डिसिप्लिन फर्क है ना, उसका डेटा फर्क है। तो इससे हमें लेकिन आइडिया होता सर है एक कब हमने रीयूज करना है, कब हमने रीयूज नहीं करना। ओके जी, हमारा स्क्रैच का मॉडल जो है इट्स डूइंग प्रिटी गुड। ओके जी, अब ये हम इसके वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी प्लॉट कर लेते हैं, आप को आइडिया हो जाएगा लर्निंग का। अगर आप गौर करें तो जो एक्यूरेसी है वो पहले स्टार्ट में बिल्कुल कोई लर्निंग नहीं हुई, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसेंट हमें एक्चुअली लॉस में नजर आएगी, तो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट होनी शुरू हुई है, और जिसके बाद हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हुआ। तो इट्स गुड रिजल्ट। अब हम इसकी इवैल्यूएशन थोड़ी सी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी इवैल्यूएशन है। टेस्ट डेटाबेस की एक्यूरेसी 76% है, और मैंने बताया था कि एक मॉडल को आप कुछ भी कैलकुलेट ना करें तो उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे के आपको शक्ल का आइडिया हो जाता है। अगर उसके डायगोनल्स हैवी हैं तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ट्रैशी मॉडल नहीं है। तो इसके डायगोनल्स काफी हैवी हैं, इसका मतलब है कि इट्स सॉर्ट ऑफ गुड मॉडल। ओके जी, ओके जी, अब हम ट्रांसफर लर्निंग करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग के लिए मैं एक प्री ट्रेंड मॉडल जो यूज कर रहा हूँ उसका नाम है VGG16। वैसे हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, जिसमें रेजनेट है, इंसेप्शन है, एक्सेप्शन है, VGG19 है, मोबाइल नेट है। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है उनमें से किसी भी मॉडल पे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ VGG16 इसलिए यूज किया कि इसका स्ट्रक्चर उसी तरह का है जिस तरह के मॉडल अभी तक हम ट्रेन करते आ रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा एलियन नहीं लगेगा। ओके जी, अब मैंने इसके पहले वेट्स जो हैं वो लोड करने हैं, तो उसके लिए किरास में हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस के अंदर ये सारे मॉडल्स के वेट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैं ये मॉडल यानी कि इसके वेट्स ले लूंगा, और इसकी इनपुट प्री प्रोसेसिंग थोड़ी सी मुझे अगर कोई जरूरत है तो वो ले लूंगा। उसके बाद अब जो मैं कंटेनर यूज करूंगा वो सीक्वेंशियल नहीं है, वो कंटेनर जो है अब वो मॉडल है। तो याद रखें किरास में हमारे पास दो कंटेनर्स हैं लेयर्स को पैक करने के लिए, सीक्वेंशियल जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, जो पिछला मॉडल हमने बनाया था वो सीक्वेंशियल से बनाया था, और एक मॉडल। मॉडल क्यों डिफरेंट है ये थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, ये चूंकि हमने वेट्स बताना है कि हमें किस ऑर्डरिंग में चाहिए, तो ये ऑर्डरिंग हमने मेंशन की थी चैनल लास्ट में चाहिए। चलिए जी, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जी, ये मेरा मॉडल है। वेट्स मैं कह रहा हूं कि जो इमेज नेट के वेट्स हैं आप वो लेके आए। टॉप इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि मुझे सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल बेस चाहिए। आपको पता है कि इमेज नेट की 1000 क्लासेस है, लेकिन मेरी 1000 क्लासेस नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे आउटपुट बेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल बेस चाहिए। तो इंक्लूड टॉप फॉल्स करने का मतलब है कि मुझे सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल बेस ऑफ VGG16 दो, मुझे आउटपुट बेस ऑफ VGG16 नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, हमें लगता है कि ये जो लेयर्स हैं ये नीचे हैं, लेकिन डीप लर्निंग का जितना लिटरेचर है उसकी कन्वेंशन में ये नीचे की लेयर्स कंसिडर होती है, यानी कि ये सबसे निचली लेयर है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, और ये एरिया जो है ये टॉप है। ठीक है। तो ये स्टार्ट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन दिस इज द कन्वेंशन एंड यू हैव टू फॉलो।
तो जब भी हम टॉप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम ये जो फुली कनेक्टेड या आउटपुट बेस है हम ये नहीं ले रहे, हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर। ओके जी, सो लेट्स गेट आवर वेट्स। ओके जी, ये वेट्स डाउनलोड हो रहे हैं और चूंकि ये इंटरनेट है तो ये वेट्स प्रिटी इजीली डाउनलोड हो गए। अगर आप नोट करें तो ये वेट 588 MB के वेट्स हैं, ठीक है। अब आप नोट करें तो ये जो मॉडल मैंने, जो वेट्स मैंने डाउनलोड किए हैं, मैंने एक, अब मैं यूज कर रहा हूं, इसे कहते हैं किरास फंक्शनल एपीआई। किरास फंक्शनल एपीआई क्या करती है कि वो हर चीज को, यानी हर मॉडल को और हर लेयर को एज अ फंक्शन ट्रीट करती है। तो इसका मतलब है कि बेस मॉडल डॉट आउटपुट का मतलब है कि मैं इनपुट डालूं और लास्ट कॉन्वोल्यूशनल बेस से जो आउटपुट निकलेगी वो एक्स को असाइन हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि ये एक्स से जो आउटपुट आई इसके नीचे मैं एक और लेयर लगा दूंगा ग्लोबल एवरेज पूलिंग की। अच्छा, ये ग्लोबल एवरेज पूलिंग शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं की हुई। अगर ओके देखें, आपके पास एक फीचर मैप है, ठीक है। फीचर मैप, फर्ज करें आपके पास फीचर मैप आया 15x15x8 का। अब अगर आप इसको फ्लैटन करते हैं तो आपको पता है ये 15x15x8 यानी 225 या तकरीबन 2000 वेट्स बनेंगे। लेकिन ग्लोबल एवरेज पूलिंग क्या करेगा कि वो इस 15x15 की एवरेज लेगा और एक एक इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट निकालेगा, फिर अगले 15x15 में से भी एक निकालेगा एवरेज पूलिंग करके। इस तरह आपका ये 15x15x8 जो है ये 8 डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि ये 15x15x8 की जगह 32x32x8 भी होता तब भी आपको 8 डायमेंशनल वेक्टर ही मिलना था। तो इट डजंट मैटर कि ये हाइट और विड्थ क्या है, एज लॉन्ग एज ये डायमेंशन सेम है तो आपको जो आउटपुट वेक्टर मिल रहा है उसकी डायमेंशन भी सेम रहती है। तो दिस इज ग्लोबल एवरेज पूलिंग। इसी तरह हमारे पास ग्लोबल मैक्स पूलिंग भी है, वो मेरे ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं। एवरेज पूलिंग में आप मीन निकालते हैं, मैक्स पूलिंग में आप मैक्स निकालते हैं। ओके, सो अब इसके बाद आप देखें कि मैं ग्लोबल एवरेज पूलिंग की जो आउटपुट है वो मैं एक फुली कनेक्टेड लेयर को पास कर रहा हूँ और उस फुली कनेक्टेड लेयर की आउटपुट जो है वो मैं अपनी आउटपुट लेयर को पास कर रहा हूँ। अब मैं मॉडल जो है ये सारा कंटेनर में पैक कैसे करूंगा, मैं मॉडल के अंदर बताऊंगा कि ये मॉडल जो है इसकी इनपुट्स कौन सी हैं। इसकी इनपुट्स बेस मॉडल की इनपुट है, जाहिर है मैं बेस मॉडल यूज कर रहा हूँ ना। और इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट ये प्रिडिक्शन फंक्शन है जो मैंने इन तमाम लेयर्स के फंक्शंस को कंबाइन करके बनाया। इसका मतलब है कि अब ये जो मेरा मॉडल है ये कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज कर रहा है पूरा VGG16 का, और उसके बाद साथ एक ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगा रहा है और साथ नीचे इसने अपना आउटपुट बेस लगा दिया। तो ये मेरा अब एक फीचर एक्सट्रैक्टर बन गया। लेकिन अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। वजह ये कि अगर हम इस मॉडल को ट्रेन कर देंगे तो ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन या फीचर फिल्टर्स है ना उनके वेट्स को अपडेट कर देगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमें एक जो जरूरी काम करना है वो ये करना है कि हमें ये जो कॉन्वोल्यूशनल बेस है इसके सारे वेट्स को फ्रीज करना है। फ्रीज करने का मतलब ये होगा कि अब जब हम अपने इस VGG16 मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ये कॉन्वोल्यूशनल बेस ऑफ VGG16 को ट्रेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने फ्रीज कर दिया है। तो वो सिर्फ फॉरवर्ड पास में यूज होगा, बैकवर्ड पास में उसके वेट्स अपडेट नहीं होंगे ताकि जो रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मौजूद है वो रिटेन रहे। सिर्फ अपडेट किन लेयर्स के वेट होंगे? ग्लोबल एवरेज पूलिंग में वैसे ही कोई वेट नहीं होता। इस डेंस लेयर के वेट्स अपडेट होंगे और इस आउटपुट लेयर के वेट्स अपडेट होंगे, इसके अलावा कोई वेट्स अपडेट नहीं होंगे। तो अब हम इनको फ्रीज करते हैं। तो मैंने पहले देखा कि टोटल कितनी लेयर्स थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मॉडल में कितनी लेयर्स हैं। अगर आप नोट करें तो हमारे पास इसमें है 22 लेयर्स।
अब 22 में से 3 लेयर्स जो है वो हमने खुद लगाई हैं, ये ग्लोबल एवरेज पूलिंग की, ये वाली डेंस लेयर और नीचे वाली आउटपुट लेयर। इसका मतलब है कि हम पहली 19 लेयर्स जो हैं उन्हें फ्रीज कर लेंगे और बाकी की लेयर्स को ट्रेन कर लेंगे। तो इधर मैंने ये लेयर्स फ्रीज की, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर लूप लगाया और 0 से लेके 19 तक जितनी लेयर्स हैं, यानी अप टू 19, 0 से 18 तक टोटल 19 लेयर बन जाती है, उनको मैंने कहा जी कि ये लेयर्स ट्रेनेबल नहीं है। लेकिन जो बाकी लेयर्स हैं इस मॉडल की वो सारी की सारी ट्रेनेबल है। तो अच्छा याद रखें, जब भी आप ये ट्रेनेबल का स्टेटस चेंज करते हैं तो आपको अपना मॉडल रिकंपाइल करना पड़ता है। अगर आपने ये मॉडल रिकंपाइल नहीं किया तो ये जो ट्रेनेबल वाला कोड है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, व्हेनेवर यू चेंज द ट्रेनेबल फ्लैग यू ऑलवेज कंपाइल योर मॉडल अगेन। तो इसलिए अब मैं नीचे दोबारा अपना मॉडल कंपाइल कर रहा हूं और अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो समरी से हमें आइडिया होगा कि कितनी लेयर्स जो हैं वो वेट्स ट्रेन होंगे, कितनी लेयर के वेट्स ट्रेन नहीं होंगे। अच्छा, ये सारा कॉन्वोल्यूशनल बेस है VGG16 का, अगर आप नोट करें तो यहां तक। सो यहां तक जो है ना, ऊपर से लेके इस पॉइंट तक ये सारा VGG16 और ये सारे VGG16 के वेट्स हैं जो हमने इंक्लूड किए थे। अब ये आगे वो लेयर्स हैं जो हमने इंस्टॉल की, ये वो एवरेज पूलिंग लेयर है और उसके नीचे ये डेंस लेयर है और ये हमारी आउटपुट लेयर। अब नीचे आप पैरामीटर्स देखिए, टोटल पैरामीटर इसके हैं 1,48,48,586, लेकिन हम उसमें से ट्रेन कितने कर रहे हैं? सिर्फ 13 लाख, यानी कि 1,35,00,000 पैरामीटर जो है, सॉरी 1,47,00,000 पैरामीटर जो है वो ट्रेनेबल नहीं है, वो फ्रीज है, ठीक है। वो फ्रीज इसलिए है कि वो VGG16 का कॉन्वोल्यूशन बेस है और चूंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है तो हम उसमें से जब फॉरवर्ड पास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि उसमें से हमें बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। सर ये जो आप वेट्स को फ्रीज कर रहे हैं, अगर इनको फ्रीज ना करें तो आपका तो आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें इम्पैक्ट होगा और आपका मेरी जो एक्यूरेसी एल्गोरिथम जो तबाह हो जाएगी। ट्रेनिंग हियर इज द नहीं वर्ड। सर, वो ऑलमोस्ट तो वेट्स तो अप डाउन होंगे ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब सेट है। जी जी जी, नहीं नहीं, देखें, ये इमेज नेट जो है आपको पता है उसमें ज्यादातर जो डेटा है वो एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम जो है इसमें तो डिजिट्स हैं। डिजिट्स पे तो इमेज नेट ट्रेंड ही नहीं है यार। हाँ, अगर मैं ये वेट फ्रीज नहीं करूंगा तो स्टार्ट में इतने ज्यादा वेट अपडेट होंगे कि जो वो लर्नड फिल्टर्स है ना वो सारे के सारे जो हैं वो करप्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये, अच्छा, इसमें एक चीज और भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतनी की बात कि हमने कहां तक कॉन्वोल्यूशनल बेस लिया और कहां तक कॉन्वोल्यूशनल बेस नहीं लिया। अच्छा, अब इस कॉन्वोल्यूशनल बेस पे मैं 1-2 मिनट लगाना चाहूंगा। देखिए, आइडिया ये है कि ये जो स्टार्ट का ब्लॉक है ना, ये बिल्कुल प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स लर्न करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो उससे अगला ब्लॉक है ये पिछले ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके थोड़े से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फीचर लर्न करता है। ये जो उससे आगे का ब्लॉक है ये पिछले फीचर्स को कंबाइन करके ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स फाइंड करता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि मैं फीचर ले रहा हूं इस पॉइंट पे जब कि वो काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है कि अगर मेरा प्रॉब्लम फंडामेंटली चेंज्ड है, जैसे कि इस केस में मैं जानवर की पिक्चर की जगह डिजिट आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस लेना जो है वो मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना सिर्फ इतना कॉन्वोल्यूशनल बेस लेना फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक डाटा जो है वो बेसिक फीचर लेता है। बेसिक फीचर से डिजिट बनाना आसान है, बजाय इसके कि इंतहाई कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्शंस जो हैं उनको दोबारा उनसे डिजिट लर्न करना। सो एक वे ये है कि पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस इस केस में, यानी अगर आपके प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है तो पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस लेना जो है वो आपके लिए फायदे की जगह नुकसानदेह साबित हो सकता है, ठीक है। कैसे? लेट्स सी। अब मैं ये मॉडल ट्रेन करता हूं, उसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं इस जगह से आउटपुट ले लूंगा, यानी मैं मॉडल सिर्फ इतना बनाऊंगा। फिर
फिर हम देखेंगे कि वो मॉडल जो है जिसमें मैं पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस नहीं ले रहा वो कैसा परफॉर्म करता। तो फिर हमारे सामने जरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस लेना बेहतर है या हाफ कॉन्वोल्यूशनल बेस लेना बेहतर है या फाइन ट्यूनिंग बेहतर है। ओके, सो लेट्स सी। अब हम इसे भी एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स हैं, उतने ही पोक्स हैं, हम देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। अच्छा जी, ज्यादा लोग समझते हैं कि ये मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा, कम लोग समझते हैं कि ये मॉडल बुरा परफॉर्म करेगा। चलें अभी देख लेते हैं। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, ये मॉडल बुरा परफॉर्म करेगा। वजह ये है कि पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज करने का मतलब है मैं इंतहाई एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन से डिजिट आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मेरे लिए ज्यादा मुनासिब ये था कि मैं स्टार्ट के सिर्फ कुछ लेयर्स जो हैं वो ले लेता और उनके नीचे अपना जो है आउटपुट बेस लगाता, तो फिर मेरा मॉडल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता। क्योंकि अभी तो ये वाला जो कॉन्वोल्यूशनल बेस है ये एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स पे ट्रेंड है, ये डिजिट्स पे ट्रेंड नहीं। अगर मेरी ये बात ना समझ में आई हो तो जस्ट डोंट वरी, ये थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगी। तो सर आप कह रहे हैं कि हम कॉन्वोल्यूशन का भी थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, उसको भी ट्रेन कर जी लेते जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस की जगह मैं कहता हूं कि आप पूरा कॉन्वोल्यूशन बेस मत लें, क्योंकि आपका प्रॉब्लम अब अगर ये प्रॉब्लम होता ना कैट नॉन कैट, तो फिर आपका ये कॉन्वोल्यूशनल बेस ठीक था। लेकिन चूंकि आपका प्रॉब्लम कैट नॉन कैट या एनिमल या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं है, ये डिजिट डिटेक्शन है, तो इसलिए अब आपको पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस नहीं लेना चाहिए, आपको स्टार्ट की कुछ लेयर्स लेनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपका डेवलप कर रहा हूं कि किस तरह सिंपल फीचर से कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल फीचर तो हर इमेज में वही होते हैं ना, एजेस भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं, कर्व भी होते हैं, लेकिन वो एजेस और लाइंस नीचे की लेयर में आके बन जाते हैं, ये बिल्ली का मुंह है, ये बिल्ली की आंखें हैं, ये बिल्ली की मूंछें हैं एंड सो ऑन, इस किस्म के फीचर्स बन जाते हैं। अब उन फीचर से डिजिट डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंपल लाइंस और कर्व से डिजिट डिटेक्ट करना आसान है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ये थोड़ी सी बारीक बात है, अगर आपको समझ सर में आ बात, तो बड़ा फायदा होगा। लेकिन सर बात समझ आ Then गई, sir लेकिन एक इश्यू explanation ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कॉन्वोल्यूशन का इतना पार्ट जो है वो स्टार्ट वाला है, इसके इतना पार्ट ट्रायल जो है एंड वो थोड़ा मिस हो रहा है। ट्रायल एंड एरर। तो इस पे रिसर्च की जा सकती है ओ यस, डेफिनेटली, ये बिल्कुल, ओपन है। दैट्स एन ओपन एरिया ऑफ रिसर्च, कोई शक नहीं। क्यों जी, देखे कैसा रहा आपका प्री ट्रेंड मॉडल। 20th इपॉक भी गुजर रहने दें, एक्यूरेसी आप नोट करें 50% भी नहीं पहुंची, ठीक है ना। अब मैं आपको, अब हम जो अगला मॉडल बनाएंगे ना, उस मॉडल में हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, ठीक है। ओके जी, इसको हम वही उसी तरह एवेलुएट कर लेते हैं, लेकिन हमें शक्ल से पता चल रहा है कि ये मॉडल ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ओके, इसकी एक्यूरेसी अगर आप नोट करें तो काफी बुरी है, बट ठीक है, मतलब बुरी है, ये अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती। ओके जी, अब हम लेते हैं स्मॉल कॉन्वोल्यूशन बेस, ठीक है जी। तो स्मॉल कॉन्वोल्यूशन बेस ये वो लेयर है जिधर तक मैं लूंगा ब्लॉक 3 पूल। मैं आपको दिखाता हूं कि ये ब्लॉक 3 पूल किधर थी, यहां तक, ठीक है। मैं इतना एरिया ले रहा हूं, बाकी नीचे का सारा एरिया अब मैं निगलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि ब्लॉक 2 पूल तक लेने से रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है, या ब्लॉक 3 पूल तक लेने पे क्या असर पड़ा। लेकिन मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ब्लॉक 3 तक ले रहा हूँ, उसके बाद का सारा डाटा जो है वो सारे वेट्स जो है वो मैं नहीं लूंगा अपने मॉडल बनाने के लिए। मैं सिर्फ इतना कॉन्वोल्यूशन बेस जो है अब उससे मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स मेक आवर मॉडल। ओके जी, ये हमारे पास सिंपल सी एक स्टेटमेंट है कि बेस मॉडल की जो लेयर है उसका मैंने नाम दिया और उसकी आउटपुट ले ली। आगे की स्कीम वही है सारी। तो इधर आप लेयर का नाम चेंज करें और अपना मॉडल जो है उसका उतना कॉन्वोल्यूशन बेस यूज कर लें। सो ये आगे वही ग्लोबल एवरेज पूलिंग है, आगे वही डेंस लेयर है, और आगे वही मेरी सॉफ्ट मैक्स क्लासिफिकेशन लेयर है। मॉडल का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये भी मैं मॉडल कंटेनर में ही पैक करूंगा। इनपुट अब मेरी होगी बेस मॉडल की इनपुट्स, लेकिन आउटपुट जो है मेरी अब वो ये वाली आउटपुट्स होंगी, ठीक है ना, एक्टिवेशन वाली। तो इन दोनों को मैंने कंटेनर में पैक किया
और उसके बाद मैंने देखा कितनी लेयर्स हैं, उसके बाद मैंने डिसाइड करना है कि कितनी लेयर मैंने फ्रीज करनी है और कितनी लेयर्स मैंने अनफ्रीज रखनी है। तो लेट्स सी। ओके जी, इसमें 14 लेयर्स हैं टोटल। हमने 3 लेयर्स लगाई हैं, इसलिए हम 11 लेयर तक इसको फ्रीज कर देते हैं, 11 से ऑनवर्ड अनफ्रीज करेंगे और उसके बाद हम इसको ट्रेन करेंगे। पहले हम एक दफा समरी देख लें। अब ये देखें, ये हमारा, ये वो कॉन्वोल्यूशन बेस है जो हमने ऊपर से लिया, और ये वो 3 लेयर्स हैं जो फिर हमने इसके साथ इंस्टॉल की। और आप नोट करें तो ये तकरीबन हमारी कोई 68,000 वेट जो है, यानी कि ये 2 लेयर के वेट ट्रेंड हो गए। ये सारे वेट जो हैं, ये हमारे सारे वेट जो हैं ये फ्रीज्ड हैं, ये नॉन ट्रेनेबल है। ठीक है, तो इससे आपको, अच्छा ये आप वेरीफाई भी कर लिया करें कि आपके वेट फ्रीज हुए या नहीं हुए। ये आपको इधर से पता चल जाएगा कि टोटल पैरामीटर्स कितने हैं, कितने पैरामीटर यानी वेट्स जो हैं वो ट्रेन होंगे और कितने वेट्स जो हैं वो ट्रेन नहीं होंगे। सो नाउ यू हैव प्रीटी गुड आइडिया। तो अब हम इसको ट्रेन करते हैं। ओके जी, लेट्स सी कि ये मॉडल जो है हमारे पिछले फीचर एक्सट्रैक्टर से अच्छा परफॉर्म करता है या बुरा परफॉर्म करता है। अब आपको मेरी बात की समझ में आई होगी कि क्यों पहली लेयर्स जो हैं वो सिर्फ बेसिक फीचर्स लर्न करती हैं और क्यों आखिरी लेयर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स लर्न करती हैं। ठीक है ना? आइडिया यही मैंने आपको देना था कि जितना आप किसी नेटवर्क में नीचे की लेयर्स को देखेंगे उतना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये हमारी लैंग्वेज भी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि टॉप को अगर मैं आउटपुट कह रहा हूं तो फिर मैं उसी जुबान में बात कर रहा हूं। तो जितनी हमारी एक लेयर ऊपर होगी उतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स फीचर लर्न कर रही होगी, और जितनी हमारी लेयर नीचे होगी उतने वो बेसिक फीचर लर्न कर रही होगी। तो अभी मैंने 2 कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक लिए हैं, लेकिन ये मॉडल जो है वो पिछला 49 पे उसका काम तमाम हो गया था, लेकिन ये एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि हमें 70 तक पहुंचा देगा। इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ इस ब्लॉक तक मॉडल बनाऊं तो प्रोबेबली वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। इट्स जस्ट अ हंच। तो अब आप अपने तौर पे ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर मैं ब्लॉक 2 पूल तक मॉडल बनाता हूं SVHN का तो वो कैसा परफॉर्म करता है। सर आप डिफरेंट डिफरेंट प्री ट्रेन मॉडल्स की डिफरेंट कॉन लेयर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं? नहीं, वजह ये है कि मतलब 2 वो डिफरेंट प्री लेयर, ट्रेन मॉडल्स हो। देखे ना, उसमें उसमें नुकसान ये है ऑन के तमाम लेयर, जब हम एक कॉन्वोल्यूशन बेस लेते हैं तो वो कॉन्वोल्यूशन बेस जो है वो एज अ फंक्शन काम करता है, राइट? तो जब मैं एक लेयर किसी की लूंगा, एक लेयर किसी की लूंगा, तो उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा उनकी रिप्रेजेंटेशन का। तो वो आपको जो आंसर देंगे वो भी गिबरिश होगा। ओके ओके नहीं जी, सर, और सर एक और, जी जी पूछे। आप ये यही कॉन्सेप्ट आप फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स, अगर फॉर सपोज आपके पास कोई फुली कनेक्टेड नेटवर्क ऑलरेडी ट्रेंड पड़ा हुआ है, तो आप जो फुली कनेक्टेड नेटवर्क इधर फुली कनेक्टेड लेयर को ट्रेन कर रहे हैं, आप उसी के वेट्स यूज कर रहे हैं, आपको ये भी ट्रेनिंग ना करनी पड़े। इज इट पॉसिबल? मैंने जैसा कि अर्ज किया कि फुली कनेक्टेड लेयर्स जो है ना, वो जिसे मैं आउटपुट बेस कह रहा हूँ, वो इंतहाई क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखती है। इसका मतलब है कि अगर एक नेटवर्क फुली कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसकी स्टार्ट की लेयर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर एक नेटवर्क कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है जो कि कॉन्व लेयर्स के फीचर मैप्स को कंबाइन करके रिप्रेजेंटेशन ले रहा है और उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो देन ये आउटपुट बेस चूंकि नेटवर्क में बहुत ऊपर होगा, इसलिए ये इंतहाई प्रॉब्लम स्पेसिफिक वेट्स अपने पास रखेगा और आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। ओके ओके जी, ये इस मॉडल की एक्यूरेसी अगर आप नोट करें तो कंपेरेबल टू आवर स्क्रैच मॉडल है, राइट? तो दिस इज प्रीटी गुड। ओके जी, ये था हमारा फीचर एक्सट्रैक्टर। अब हम करते हैं फाइन ट्यूनिंग। ये प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज करने का जो दूसरा तरीका है वो है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग हम हमेशा 2 पोर्शंस में करते हैं। पहले पोर्शन में हम जो नया टॉप इंस्टॉल करते हैं, यानी कि जो नया आउटपुट बेस इंस्टॉल करते हैं, तमाम कॉन्वोल्यूशन बेस को फ्रीज करके सिर्फ पहले टॉप को ट्रेन करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि स्टार्ट में वेट अपडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम
फाइन ट्यूनिंग के लिए लेयर्स के यानी कॉन्वोल्यूशनल बेस की लेयर्स के वेट फ्रीज नहीं करेंगे तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की सलाहियत है वो डिस्ट्रॉय या करप्ट हो जाएगी ड्यू टू वेरी लार्ज अपडेट। ये हम एक दफा कर ले तो फिर मेरा ख्याल आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कि ये ज्यादा इंट्यूटिव ना हो। ओके जी, ये हमारा स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस के साथ नेटवर्क था जिसने फुल कॉन्वोल्यूशनल बेस से काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब हम ट्रांसफर लर्निंग करते हैं फाइन ट्यूनिंग के थ्रू। ठीक है जी, दो स्टेप्स हैं, ट्रेन द टॉप बाय फ्रीजिंग द इंटरमीडिएट लेयर्स एंड देन फाइन ट्यून द इंटरमीडिएट लेयर्स। ओके जी, इसमें भी मैं उसी तरह मॉडल बना रहा हूँ। ये हमारा वीजीजी का बेस मॉडल जो था उसके साथ मैंने, अच्छा अब इसमें आप नोट करें तो मैं पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज कर रहा हूँ, पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट में मैं सिर्फ टॉप को ट्रेन करूंगा। यानी ये एसेंशियली वही मॉडल है जो पहला हमारा फीचर एक्सट्रैक्टर था, लेकिन इसको मैं ट्रेन सिर्फ 10 इपॉक्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि हमने हर मॉडल जो है उसको टोटल 20 इपॉक्स के लिए ट्रेन करना है। तो इसको पहले पोर्शन में मैं 10 इपॉक्स के लिए ट्रेन करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ टॉप ट्रेन करूंगा, और उसके बाद जब मैंने इंटरमीडिएट लेयर्स फाइन ट्यून करनी होगी तो फिर मैं 10 इपॉक्स करूंगा ताकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन रह सके। ओके जी, सो लेट्स रन इट। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने पहले डिस्कस की है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टॉक नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको आइडिया हो गया कि ये पूरा वीजीजी नेट है, लेकिन आपके जो ट्रेनेबल वेट्स हैं वो सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, ये 133 हो जाएंगे तो दोनों को जोड़ के, और ये बाकी जो हैं ये आपके नॉन ट्रेनेबल वेट्स हैं। तो अब हम इसे ट्रेन करते हैं पहले 10 इपॉक्स के लिए, और उसके बाद फिर हम करेंगे फाइन ट्यूनिंग। कितने लोगों का ख्याल है कि फाइन ट्यून्ड मॉडल स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस मॉडल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? सिर्फ 3 लोगों का ख्याल है। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सीक्वेंशियल और मॉडल में क्या डिफरेंस था? दोनों कंटेनर्स हैं। जी सीक्वेंशियल जो है उसमें हर लेयर सीक्वेंशियली हम पैक करते हैं, लेकिन जो मॉडल है वो ऐसा कंटेनर है जिसमें हम डिफरेंट लेयर को लहदा पैक करके उनका रिलेशनशिप जो है वो फंक्शनल एपीआई से मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैं प्री ट्रेन्ड मॉडल कंबाइन कर रहा हूँ ये मैं सीक्वेंशियल में नहीं कर सकता, या करना मुश्किल है, ये मैं मॉडल में आराम से कर सकता हूँ, हैं दोनों कंटेनर ही। ठीक है, ओके जी। अब मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने 11 से लेके 19 तक की लेयर्स चूज की थी जिनको मैंने फाइन ट्यून करना है, क्योंकि स्टार्ट की लेयर्स मैं इसलिए अपडेट नहीं कर रहा या उनको फ्रीज रख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि स्टार्ट की लेयर बड़े बेसिक फीचर या कॉन्सेप्ट्स लर्न करती हैं, इसलिए उनको अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। हम इंटरमीडिएट लेयर्स को अपडेट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट की लेयर्स ने लर्न किए हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बेस पे इंटरमीडिएट लर्न को ट्रेन किया जाए ताकि वो हमारा जो प्रॉब्लम है उस पर अच्छा रिजल्ट दे सके। सो ये ट्रांसलेट होता है कि जी मैंने 11 से लेके 19 तक की लेयर्स जो हैं अब उनको मैंने ट्रेनेबल कर दिया। ठीक है, और टॉप मैंने पहले ट्रेन कर दिया है। अब ये ट्रेनेबल करने के बाद मैंने आपको याद करवाया था कि आपने कंपाइल जरूर करना है वरना इसका असर नहीं होगा। उसके बाद मैंने कंपाइल किया, मैं समरी एक दफा दोबारा प्रिंट कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, और उसके बाद इसको भी मैं 10 इपॉक्स के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये इस स्टेप के बाद हमारी फाइन ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फाइन ट्यून्ड मॉडल जो है वो कैसा बिहेव करता है, और आप लोगों में से बहुत कम लोगों को यकीन है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो लेट्स सी। ओके जी, अब ये आप नोट करें कि ट्रेनेबल पैरामीटर जो है वो हमारे अब ठीक ठाक है। इसका मतलब है कि इसका हर इपॉक जो है वो कोई कुछ टाइम लेगा, शायद 30-35 सेकंड। कैन यू सी दी एक्यूरेसी? फाइन ट्यूनिंग में हमने पहले टॉप लगाया अपना, लेकिन अगर हम उसी वक्त ये लेयर्स भी ट्रेन करते तो ये लेयर्स करप्ट हो जाती। ठीक है,
तो जब टॉप जो है उसमें वेट अपडेट अच्छी तरह हो गया, तो अब उस टॉप के ऊपर बहुत ज्यादा वेट्स अपडेट, लार्ज वेट अपडेट्स नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज समझो। अब हमारे पास जो टॉप है वो भी ऑलमोस्ट ट्रेंड है और हमारे पास बाकी लेयर जो है वो फ्रीज्ड है। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी अब चूंकि टॉप भी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड है और कॉन्वोल्यूशनल बेस की जो पहली लेयर्स हैं वो हमें सिंपल फीचर्स दे रही हैं, तो इंटरमीडिएट लेयर्स को अब हम फाइन ट्यून करते हैं कि वो हमारे इस प्रॉब्लम पे अपने वेट्स को थोड़ा बहुत अपडेट कर ले, क्योंकि अब अपडेट्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अपडेट्स स्मॉल अपडेट्स हैं, फाइन ट्यूनिंग है, इसलिए तो मैं इसको फाइन ट्यूनिंग कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ लार्ज अपडेट। लेकिन अगर यही काम मैं पहले कर लेता पहले स्टेप में, तो ये मॉडल इतना बुरा परफॉर्म करता कि आप लोग कभी इसको यूज ना करते। सर वही एक चीज इशू कर रही है कि जो फुली कनेक्टेड है वहां तक तो मेरे ख्याल से इसकी आउटपुट नहीं जा रही, क्योंकि हमने तो अभी कॉन्वोल्यूशन का पार्ट जो है उसको ट्रेन कर रहे हैं, फुली कनेक्टेड तो हमने नहीं पहले नहीं ट्रेन नहीं कर नहीं दिया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, फुली कनेक्टेड भी ट्रेन हो रहा है साहब। मैंने तो अच्छा फिर सिर्फ ठीक है सर। स्टार्ट का कॉन्वोल्यूशन पार्ट जो है सिर्फ उसे फ्रीज किया है, बाकी तो सारा है। और देखें ये आपको 90% पे ले गया, और आप में से ओके किसी को यकीन नहीं था कि ये 90% तक जाएगा। तो यू सी दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ फाइन ट्यूनिंग मॉडल, ठीक है। सर, हम अगर इसे एक एक दफा और ऐसे करेंगे, एक हाँ, दफा हमने मतलब मैंने तो 3 देखिए, टाइम तो और बढ़ जाएगी। जी बेहतर हो जाएगी। मैंने तो सिर्फ 20 इपॉक्स का एक बेंचमार्क रखा है ना, कि किसी भी मॉडल को मैंने 20 से ऊपर ट्रेन नहीं करना। मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ कि आपने स्क्रैच से एक मॉडल बनाया, 20 इपॉक तक ट्रेन किया, उसने आपको कैसा रिजल्ट दिया। फिर आपने एक फीचर एक्सट्रैक्टर यूज किया, उसमें सिर्फ आपने टॉप लगाया, उसने कैसा बिहेव किया। फिर आपने एक स्मॉल कॉन्वोल्यूशन बेस लिया, उस पे आपने उस पे मॉडल बनाया, उसने कैसा बिहेव किया। और फिर आपने फाइन ट्यून किया एक मॉडल, तो उसने कैसा बिहेव किया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि गिवन नंबर ऑफ इपॉक्स में कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, ठीक है। तो अब ये खैर इसका रिजल्ट जो है वो इस पे भी हम वही चला के देख लेते हैं जो हमारे रिजल्ट्स हैं, देखते हैं टेस्ट डाटा पे ये कैसा रिजल्ट देता है हमें। तो 87% एक्यूरेसी इज नॉट बैड। और इसका आप देखें कि ये जो मेन डायगोनल है वो सीरियसली हैवी है, इसका मतलब है कि ये एरर्स भी कंपैरेटिवली कम कर रहा है। सो द विनर ऑफ टुडेज लेक्चर इज योर फाइन ट्यून्ड मॉडल। So that's pretty much it for today.